वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटलाइजेशन इन द इन्फेंट एंड द चिल्ड्रन। हॉस्पिटलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, चैप्टर 1 का ये आपका टॉपिक है। इससे पहले के टॉपिक को राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इम्पैक्ट ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द चिल्ड्रन एंड द फैमिली, इसी के साथ साथ हमने देखा था कि प्री ऑपरेटिव एंड द पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है इन्फेंट एंड द चिल्ड्रंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें हम देखेंगे हॉस्पिटलाइजेशन क्या है। एक प्रोसेस की तरह होता है जिसमें बच्चे एडमिट होते हैं और अलग अलग सेशन को हमने इसमें डिवाइड करा है और पर्टिकुलर एज के ऊपर क्या क्या हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोसेस होता है, किस तरीके से इसको डील किया जाता है, क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं इसमें। इन सारी चीजों को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हॉस्पिटलाइजेशन। जब भी बच्चे हॉस्पिटल सेटिंग में आते हैं तो ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। हॉस्पिटलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन रेफर्स, ये रेफर करता है टू द हॉस्पिटलाइजेशन रेफर टू द एक्ट और इंटेंस स्टेइंग इन अ हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट। बच्चे क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल में रुक रहे हैं। किस चीज के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए। ये रेफर करता है हॉस्पिटलाइजेशन स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर सेपरेट टाइम। कभी कभी कुछ दिनों के लिए भी होता है, कुछ वीक्स के लिए भी होता है, कुछ मंथ के लिए भी होता है। ये बच्चे के इलनेस के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर एंड उनकी डिजीज कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है स्टे, उनका हॉस्पिटल में रुकना, स्टे टाइम ड्यूरेशन ऑफ द स्टेइंग इन द हॉस्पिटल। ये उनके इलनेस के ऊपर, टाइम ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कितने इंटेंसिटी है उनकी इलनेस की। डिफरेंस फ्रॉम द अडल्ट, बच्चों का जो हेल्थ होता है वो डिफरेंट होता है अडल्ट पेशेंट के कंपैरिजन में। उनका कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं अडल्ट पेशेंट एंड द पीडियाट्रिक पेशेंट का, तो दोनों की ही डीलिंग कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। उनका अंडरस्टैंडिंग अडल्ट पेशेंट का अलग होता है, पीडियाट्रिक पेशेंट का अंडरस्टैंडिंग अलग होता है। अडल्ट पेशेंट का कोपिंग मैकेनिज्म अलग होता है एंड द पीडियाट्रिक पेशेंट का कोपिंग मैकेनिज्म अलग होता है। इसी के साथ साथ अडल्ट पेशेंट बहुत ही ज्यादा मेच्योर होते हैं, हर एक प्रोसीजर में वो पार्टिसिपेट करते हैं एंड द पीडियाट्रिक पेशेंट बहुत ही प्रोटेस्ट करते हैं, क्राई करते हैं और प्रोसीजर को करवाना नहीं मानते, हॉस्पिटल में रुकना नहीं मानते। तो उनके साथ में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है उनको हैंडल करने के लिए। और पीडियाट्रिक पेशेंट की बॉडी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस उसमें बहुत ही ज्यादा होता है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या है, पीडियाट्रिक पेशेंट के साथ एज अ नर्स डील करते हैं। सो सिक चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम द अडल्ट, जो बीमार बच्चे होते हैं, जो इल बच्चे होते हैं, उनका कंडीशन अडल्ट पेशेंट के कंपैरिजन में डिफर होता है, अलग होता है। उनका कोपिंग मैकेनिज्म अलग है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, उनकी थिंकिंग अलग है, मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट है और उनका जो भी बिहेवियर होता है अडल्ट पेशेंट के कंपैरिजन में वो भी डिफर होता है। इन टर्म्स ऑफ द एनाटॉमी, एनाटॉमिकली भी उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, अडल्ट पेशेंट का अलग है, पीडियाट्रिक पेशेंट का अलग होता है। फिजियोलॉजी भी, उनका फंक्शनिंग भी अलग अलग होता है एंड द साइकोलॉजिकल स्टेटस में मेंटली भी वो अलग तरीके से सोचते हैं, उनका बिहेवियर अलग होता है, अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। फियर एंड एंजाइटी का जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी थिंक हैं, वो भी अलग अलग होती हैं। मैनी इलनेसेस आर कॉमन इन द बोथ, बहुत सारे ऐसी इलनेस हैं जो पीडियाट्रिक पेशेंट में एंड द अडल्ट पेशेंट में सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरिया हो गया, निमोनिया हो गया, फीवर हो गया, हाइपरथर्मिया, फिर हाइपोथर्मिया, ये क्या है, सेम कंडीशन है। जॉइंट अडल्ट पेशेंट को भी होता है, यूनिट पेशेंट को भी होता है। तो ये कंडीशन कैसी है, सेम है, दोनों में देखने को मिलती है। सच एज द निमोनिया एंड द डायरिया। हाँ, लेकिन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ दीज कंडीशन कैन बी डिफरेंट इन द चिल्ड्रन। लेकिन जो इनका प्रेजेंटेशन होता है और जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इनके जो रिजल्ट होता है इन इलनेस का, दोनों में ही अलग अलग होता है, डिफर होता है। पीडियाट्रिक पेशेंट में अलग होता है, अडल्ट पेशेंट में अलग होता है। कॉन्सिक्वेंसेस का लेवल भी अलग होता है, जो भी रिजल्ट आते हैं वो भी डिफर होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिक कंडीशन इन द चिल्ड्रन। क्या क्या यूनिक कंडीशन होते हैं पीडियाट्रिक पेशेंट में जब भी वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो कंजेनाइटल एनोमलीज देखने में मिलती है। कंजेनाइटली क्लेफ्ट लिप होगा, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, इंट्रोट्रेकियल फिस्टुला हो सकता है,
या फिर कोई भी माल abnormality, हार्ट इफेक्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसे कंडीशन हो सकते हैं जो एनाटॉमिकली उनका स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुआ होता, जिस वजह से पेशेंट क्या करते हैं, सफर करते हैं। इसी के साथ साथ पेरिनेटल एंड द न्यूनेटल प्रॉब्लम, जुवेनाइल डायबिटीज मिलाइटिस है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, हाइपोथायराइडिज्म है, ये वाले कंडीशंस हैं, तो बच्चे कैसे होते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, बेबी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, ग्रोथ एंड द डेवलपमेंटल डिले हो रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म है, और बच्चे अच्छे से समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, तो ये सारी किसके अंदर आती है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर आता है। तो ये कहते हैं पीडियाट्रिक पेशेंट में यूनिक कंडीशंस होते हैं जिनको यूनिक इंटरवेंशन की, यूनिक ट्रीटमेंट की नीड भी होती है हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द पीडियाट्रिक केयर। अभी पीडियाट्रिक केयर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, हम कह रहे हैं, बात बोल रहे हैं, इस बात के लिए बार बार बोल रही हूँ मैं कि पीडियाट्रिक पेशेंट डिफर होता है, उनका कोपिंग मैकेनिज्म अलग होता है अडल्ट पेशेंट के कंपैरिजन में, उनका ट्रीटमेंट भी अलग होता है, उनकी डीलिंग भी अलग होती है। तो इम्पोर्टेंस क्या है पीडियाट्रिक पेशेंट को केयर देने के लिए, इसलिए करते हैं क्योंकि जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन होती है ये डिजीज को अच्छे से हैंडल, इनका इम्यूनिटी लेवल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो निमोनिया जैसे कंडीशन है, तो इन पेशेंट के अंदर डायरिया जैसे कंडीशन है, ये डेथ को भी लीड करते हैं। अभी अडल्ट पेशेंट है उनमें इतनी ज्यादा सीवियरिटी निमोनिया या फिर डायरिया कॉज नहीं करेंगे, उनमें डेथ का जो भी रेट है वो कम होगा, इतनी ज्यादा कंडीशन उनकी वर्स नहीं हो जाएगी, उनका बॉडी इतना लेवल में खराब नहीं हो जाएगा कि वो उस बीमारी से कोप अप ना कर पाए या फिर हैंडल ना कर पाए, उनकी बॉडी रिकवर ना कर पाए। लेकिन जो पीडियाट्रिक पेशेंट है, इन कंडीशन के साथ में इनकी बॉडी अच्छे से डील नहीं कर पाती और इनमें जो डेथ रेट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि डायरिया से बहुत से बच्चे क्या है, बहुत ही पॉपुलेशन जो पीडियाट्रिक पेशेंट की है उनमें डेथ हो जाती है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को ये कॉज करता है, शॉक बहुत बड़ी बीमारी के तरीके से देखा जाता है कि बच्चे शॉक में चले जाते हैं, सीजर्स होते हैं बच्चों में। तो ये सारी जो भी चीजें हैं बच्चों के अंदर मॉर्बिडिटी एंड द मोर्टेलिटी दोनों ही रेट को हाई कर देता है। मोर्टेलिटी रिस्क इज हायर इन द चिल्ड्रन, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है बच्चों में, स्पेशली इन द सर्टेन कंडीशन। इन सारी ही कंडीशन में जो मोर्टेलिटी रेट होता है बच्चों के अंदर बहुत ही हाई होता है, इसलिए उन्हें यूनिक केयर की नीड होती है। Specialized facilities and the care are now available in both community and the hospital setting for the children. कम्युनिटी सेटिंग में भी एंड द हॉस्पिटल एरिया में भी बच्चों के लिए जो पीडियाट्रिक पेशेंट है, मोर्टेलिटी एंड द मॉर्बिडिटी रेट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, बहुत सारे जो सर्विसेज हैं मेडिकली वो प्रोवाइड करे गए हैं बच्चों को केयर प्रोवाइड करने के लिए। ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती हैं पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए, मेनली फोकस करती हैं 5 साल तक के बच्चों के लिए। इंटीग्रेटेड, आपने सुना होगा, इंटीग्रेटेड एक स्कीम है जो बच्चों के लिए स्टार्ट की गई है IMNC के थ्रू, जिसमें बच्चों को जो 5 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें स्पेशलाइज्ड केयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो स्पेशलाइज्ड जो फैसिलिटीज एंड द केयर देते हैं अवेलेबल हो गई है। कम्युनिटी एरिया में आशा वर्कर होते हैं और पब्लिक हेल्थ नर्सेस होते हैं और आंगनबाड़ी वर्कर्स होते हैं, जिनके थ्रू जो भी सप्लाई है, जो भी सर्विसेज हैं वो पीडियाट्रिक पेशेंट को डिलीवर की जाती हैं। ORS प्रोवाइड किया जाता है, जो भी बेसिक मेडिकेशन है वो उन्हें डिलीवर की जाती है। इसके थ्रू हम उनका मॉर्बिडिटी एंड द मोर्टेलिटी रेट टाइम पर हम कवर कर पाए और प्रॉम्प्ट डिसीजन लेते हुए उन्हें रेफरल, अगर उनका कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो रहा है तो प्रॉम्प्ट डिसीजन लेते हुए उन्हें क्या करें, एक स्पेशलाइज्ड यूनिट पे उन्हें ट्रांसफर भी करें। अगर उनका कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स है तो टर्शरी लेवल का यूज़ करते हुए हम उन्हें दूसरे यूनिट में ट्रांसफर करें हॉस्पिटल के लिए या फिर स्पेशलाइज्ड यूनिट। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिपरेशन फॉर द हॉस्पिटल। अभी बच्चों को क्या करना है, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, मतलब मीन्स हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए प्रिपेयर करना है। गोल ऑफ द प्री हॉस्पिटल काउंसलिंग, अभी बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट तो हुए नहीं है, पर अगर जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, निमोनिया है, बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे बच्चे की कंडीशन पहुंच गई, तो डॉक्टर क्या करता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आते हैं, उनकी कंडीशन को देख के डॉक्टर्स बोलते हैं कि बच्चे को क्या करना है, हमें हॉस्पिटलाइज करने की नीड है, बिना हॉस्पिटलाइज्ड हम इस बच्चे को ट्रीट नहीं कर पाएंगे या फिर बच्चा रिकवर नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डॉक्टर एक टाइम देते हैं, एक दिन बताते हैं कि इस दिन पे इस टाइम पे आप आइएगा, तब हम एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, टू मेक द हॉस्पिटल लेस स्ट्रेंज एंड द फियरफुल फॉर द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड, बनाना है जो भी हॉस्पिटल सेटिंग है, हॉस्पिटल यूनिट है, बच्चे के लिए भी एंड उनके पेरेंट्स के लिए भी इस तरीके से हॉस्पिटल सेटिंग को प्रिपेयर करना है कि जो भी उनका एंजाइटी लेवल है,
जिन भी चीज़ों से उन्हें फ़ियर है उससे वो ओवरकम कर पाएँ, लेस फ़ियरफुल हो, लेस एंग्ज़ायटी लेवल को उनका ट्रिगर करे। To establish a positive atmosphere and the trusting relationship between the hospital staff and the family member. इसी के साथ एस्टेब्लिश करना है, एश्योर करना है पेरेंट्स को एंड द उनके बच्चों को कि जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इस हॉस्पिटल में, इस यूनिट में, आपके बच्चे को हाई क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल के थ्रू डिलीवर कराया जाएगा। आपके बच्चे की हेल्थ प्रमोट भी होगी और वो डिजीज से प्रिवेंट भी हम उन्हें कराएंगे और वो अच्छे से प्रोग्रेसिव लेवल भी उनका होगा। जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी उनके डाउट हैं, जो भी उनका फ़ियर है, एंग्ज़ायटी है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, एम्पैथी के साथ में सुनना है, समझना है, देन उसको एज़ अ नर्स हमें उनकी बातों का रिप्लाई भी करना है, जिसके थ्रू नर्स एंड द पेशेंट एंड उनके फैमिली मेंबर के बीच में एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप होगा, अच्छा एक प्यार नर्स बिल्डअप करेंगे, तो जो भी पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, उन्हें कोई भी फ़ियर नहीं होगा हॉस्पिटल से रिलेटेड। वो अच्छे से एंगेज करेंगे हर एक प्रोसीजर में, हर एक जो भी उनके ऊपर सर्जिकली इंटरवेंशन जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी ट्रीटमेंट दिया है, उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और उनका रिकवरी लेवल भी अच्छा होगा। जब भी उन्हें ट्रस्ट होगा नर्स के ऊपर या फिर डॉक्टर के ऊपर, तो मेंटली वो स्ट्रांग होंगे, उन्हें पता होगा जो भी ट्रीटमेंट ये नर्स दे रहे हैं, जो भी डॉक्टर ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा है और मैं इससे जल्दी से ठीक हो जाऊँगा, मेरा बच्चा अच्छे से हील हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है बेबी की हेल्थ के ऊपर भी और पेरेंट्स के मेंटल स्टेटस के ऊपर भी। नेक्स्ट है गाइडलाइन फॉर द प्रिपेयरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। क्या-क्या गाइडलाइंस हैं हॉस्पिटलाइजेशन में प्रिपरेशन के लिए? डेवलप अ हॉस्पिटल एडमिशन प्रोग्राम दैट फोकस ऑन द प्रिपेयरिंग ईच चाइल्ड। हर बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, जो भी सिक बेबी है, जो भी इल है, जिनमें कोई भी प्रॉब्लम है, उन बच्चों को क्या करना है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, डेवलप करना है। यूज़ अ थेरेप्यूटिक प्ले का यूज़ करना है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का यूज़ करना है कि बेबी को एंगेज करें। हॉस्पिटल बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल एनवायरनमेंट को बिल्डअप करना है कि अच्छे से वो रिक्रिएशनल थेरेपीज का यूज़ करते हुए जो भी उन्हें प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें अच्छे से वो पार्टिसिपेट करें। जो भी वार्ड एरिया है वो कैसा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, डार्क कलर यूज़ करेंगे, वॉल पे चार्ट लगाएँगे, पेंटिंग्स का यूज़ करते हैं, टॉयज़ का यूज़ करते हैं, टीवी का भी यूज़ कर सकते हैं उन्हें एंटरटेन करने के लिए, जिसके थ्रू वो हॉस्पिटल से डरे नहीं पर वहाँ पे उन्हें एकदम उनके घर के जैसा एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। With the toy or the medical equipment to help the children understand and the process. Include the books and the photograph and the other material to aid in the preparation. जो भी हॉस्पिटल का यूनिट है या फिर पीडियाट्रिक यूनिट है, उसे किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स का यूज़ करके, नोटबुक का यूज़ करके, जो भी चीज़ें बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिस भी एज के बच्चे हैं, तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को हम पीडियाट्रिक यूनिट में रखते हैं, जिससे उनकी लर्निंग भी इनहेंस हो और वो अच्छे से जो भी हम उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको लेके वो रिस्पॉन्स भी करें। नेक्स्ट हम देखेंगे की कंसिडरेशन क्या है कि प्राइमरी अटेंशन टू द फैमिली एंड द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इनिशियल हॉस्पिटलाइजेशन। जो भी इनिशियली जो भी इनके डाउट होते हैं स्टार्टिंग में, जैसे ही कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए आ रहे हैं, इनिशियली स्टार्टिंग में जो भी उनके फियर हैं, डाउट है, क्वेश्चन से हैं, फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम है, मेडिकेशन को लेके कोई भी उनको चीज़ें जाननी है, तो नर्स का काम है कि उन्हें एजुकेट करना, उन्हें समझाना, उन्हें अवेयर कराना चीज़ों से। जो भी हॉस्पिटल में इक्विपमेंट यूज़ करे जा रहे हैं प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, तो उसका यूज़ बताना है उन्हें कि क्यों करे जा रहे हैं, ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मेड कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं बेबी का, तो किस लिए ले रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस चीज़ के लिए ये काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी पेरेंट्स हैं पेशेंट के, उनकी एंग्जायटी को, उनका जो भी डाउट है, उसको क्लियर करते हुए चलना है। Consider the child age and the development stage when the preparing them for the hospitalization. Consider करना है जो भी पेशेंट का एज है, पेशेंट का एज स्टेज को देखना है जब भी हम उसे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नीड के ही अकॉर्डिंग, उनके एज के ही अकॉर्डिंग हम उन्हें केयर को डिलीवर करेंगे। ग्रुप प्रिपरेशन, अगर एक ही बीमारी के फॉर एग्जाम्पल निमोनिया है पेशेंट को, तो एक ही कंडीशन के बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे पास, बहुत सारे पीडियाट्रिक पेशेंट है हमारे पास में, तो हम उन्हें अलग-अलग डील ना करते हुए पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करते हैं। इसके थ्रू एक साथ उनको गैदर करते हैं डिस्कशन के लिए, और अगर वो एक ग्रुप में हम उनसे डिस्कस करते हैं, तो ऐसे वो मोटिवेट भी होते हैं कि ये वाला बीमारी सिर्फ मेरे ही बच्चे को नहीं है, दूसरे बच्चे को भी है, ये वाला बच्चा भी यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए आया है। अगर वो फ़ॉलो अप के लिए भी आया है, तो उसको भी इन्वॉल्व करते हैं कि उसकी कंडीशन को देख के पेरेंट्स मोटिवेट हो कि ये वाला बच्चा ठीक हो गया, तो मेरा बच्चा भी इस हॉस्पिटल में एक अच्छा, एक बेटर ट्रीटमेंट को लेगा, जिससे वो भी उसका हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ग्रुप सेशन को अरेंज किया जाता है, जिसमें
2 और 3 मेंबर्स इंक्लूड करते हैं, फिर उससे ज़्यादा भी, जिसके थ्रू जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जो पर्टिकुलर डिजीज़ है या फिर जो भी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करनी है बेबी के हेल्थ के रिगार्डिंग, तो उनके बारे में हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। कीप द ग्रुप साइज स्मॉल, ग्रुप का साइज कैसा होना चाहिए? स्मॉल ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा, बहुत सारे अलग-अलग मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा जाएगा। इसी के साथ-साथ टू प्रोवाइड द इंडिविजुअल अटेंशन, और जो भी प्रोग्राम स्टार्ट करो उसका टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए, बहुत लंबा सेशन नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है, देन वाइंड अप कर देना है सेशन को। डिज़ाइन द प्रोग्राम टू द मीट द नीड ऑफ द ईच इंडिविजुअल एंड द फैमिली। इस तरीके से उस प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है कि जो भी प्रोग्राम है पेरेंट्स की एंड द जो भी हमारा पीडियाट्रिक पेशेंट है उनकी नीड से मीट करें। अननेसेसरी कोई भी प्रोग्राम को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, वही प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे जो बेबी को नीड होगा, जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे, जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कराने के लिए हम वही एक पर्टिकुलर टॉपिक को यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू उन्हें एजुकेशन या फिर जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिपरेशन फॉर द हॉस्पिटल शेड्यूल प्रिपरेशन सेशन। अभी क्या है, बच्चे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्रिपेयर हैं, तो डिस्कशन हो गया है। अब इसके बाद में बच्चा क्या है, हॉस्पिटल के लिए एडमिट होने के लिए प्रिपेयर है। इन पेशेंट डिपार्टमेंट में शेड्यूल द प्रिपरेशन सेशन फॉर द फैमिली मेंबर एट अ कन्वीनियंट टाइम व्हेन द स्टाफ आर द अवेलेबल। जब भी स्टाफ हॉस्पिटल में अवेलेबल होगा, कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जब भी पेरेंट्स बच्चे के अवेलेबल होंगे और डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, उस टाइप की मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। कंडक्ट द सेशन बिफोर द एक्चुअल एडमिशन। जब भी एक्चुअल एडमिशन परफॉर्म होने वाला है उससे पहले ही ये सेशन को परफॉर्म किया जाता है। आइडिया डे उसी दिन पे कर लेते हैं, 2 या 3 घंटे पहले, या फिर 2 या 3 दिन पहले कर दिया जाता है। द लेंथ ऑफ द सेशन शुड बी सूटेड टू द चाइल्ड अटेंशन स्पेन। अगर जिस भी एज के अकॉर्डिंग इस जो भी सेशन इसके टाइम ड्यूरेशन को लगता है, अगर छोटा बेबी है तो वो बहुत ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट ही रखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि एडोसेंस एज के बच्चे हैं तो वो अच्छे से अटेंशन दे सकते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए लेंथ जो है सेशन का उसको रखना है। तो हॉस्पिटल टूर शुड बी इंक्लूड। जो भी हॉस्पिटल में टूर किया जा रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। वेटिंग रूम वहाँ पे होना चाहिए, इंकरेज कराना है जो भी पेरेंट्स उनको मीट कराने की वेटिंग एरिया सेशन है। पेशेंट रूम दिखाना है कि कहाँ पे उनके पेशेंट को रखा जाएगा, उस यूनिट वार्ड के बारे में। प्ले एरिया को दिखाना से रिक्रिएशन एक्टिविटी थेरापेटिक जो भी रोल है प्ले का वो बेबी की बॉडी में हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनका अच्छे से होता रहे, मेंटली वो स्टेबल रहे, कोई स्ट्रेस या फिर टेंशन ना हो उनको। डाइनिंग रूम दिखाना है, रिकवरी रूम दिखाना है कि सर्जरी के बाद या फिर प्रोसीजर के बाद में उनको कहाँ रखा जाएगा। फॉर द चिल्ड्रन अंडरगोइंग द सर्जरी, अगर बच्चा सर्जरी के लिए जा रहा है तो उन्हें रिकवरी रूम भी दिखाना है। तो इन सारी चीज़ों से बच्चों को फैमिलियर कराना, उनकी फैमिली को भी, जैसे जब भी वो हॉस्पिटल में आए या फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराने से पहले बेबी को उन्हें कोई भी एंजाइटी ना हो, साइकोलॉजिकली एकदम से प्रिपेयर हो हॉस्पिटलाइज्ड होने के लिए। टूर कंसिडरेशन क्या करते हैं, जब भी हॉस्पिटल का टूर करा रहे हैं, ओरिएंटेशन कराने हैं, तो चिल्ड्रन में रिस्पॉन्स बेटर टू द टूर इफ दे आर फैमिलियर विद द एनवायरनमेंट। अगर वो अच्छे से फैमिलियर हों कि एनवायरनमेंट को लेके कि हॉस्पिटल कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज हॉस्पिटल में मिल रही है, नर्सेस कैसी हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, तो वो अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे उस एनवायरनमेंट में, स्टोर में। एंड जो भी हम उन्हें ट्रीटमेंट देंगे उस हॉस्पिटल के अंदर, उसको भी वो अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। ड्यूरिंग द टूर के टाइम पे द नर्स शुड बी अलर्ट टू द फियर एंड द कंसर्न ऑफ द चिल्ड्रन। जब भी नर्स क्या है टूर करा रही है बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर, तब नर्स का काम ये है कि पेशेंट के अंदर जो भी एंजाइटी लेवल है उसको असेस करना, उनके फियर को फाइंड आउट करना। अगर कोई भी क्वेश्चन बेबी के अंदर उठ रहा है, उनके माइंड में उठ रहा है, तो उसे अवॉइड नहीं करना है, इमीडिएटली उसका आंसर भी देना है। इसी के साथ साथ नर्स इस टाइम ड्यूरेशन में बच्चे के साथ एक अच्छा आईपीआर भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिससे उन्हें बेबी को केयर प्रोवाइड करने में आसानी रहे। प्रिपरेटरी मटेरियल, क्या क्या मटेरियल प्रिपेयर करना है। सिलेक्ट द मटेरियल नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट सच एज। अभी क्या करना है, जो भी इक्विपमेंट नीडेड है पेशेंट को केयर डिलीवर करने के लिए, उन इक्विपमेंट को एज अ नर्स हमें प्रिपेयर करेंगे। स्टेथोस्कोप एंड द बैंडेज, बीपी ऑपरेटर्स, मॉनिटरिंग एंड द ब्लैंकेट, बेड साइड इक्विपमेंट, ये सारी ही चीजें जो भी इक्विपमेंट है पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने से पहले पेशेंट की यूनिट में अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे हॉस्पिटल में जब भी पेशेंट आए तो वहाँ पे कुछ भी केयरलेस चीजें ना हो, वहाँ पे क्योस ना क्रिएट हो जाए, सारी भी चीजें स्मूथ फॉर्म में स्मूथली रन कर पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे
अपॉर्चुनिटी फॉर द डिस्कशन, अभी जो भी हमने डिस्कशन करा तो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है प्री एंड द पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अपॉर्चुनिटी फॉर द डिस्कशन शुड बी गिवन बिफोर द आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। जो भी डिस्कशन का सेशन है तो ये अपॉर्चुनिटी देता है हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले और उसके बाद में भी डिस्कशन करने के लिए। फैमिली शुड बी encouraged टू आस्क द क्वेश्चन। इस डिस्कशन में क्या होता है कि फैमिली के मेंबर कोई भी उनका क्वेश्चन क्यों ना हो वो उसको पूछ सकते हैं। फैमिलाइजेशन विद द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, जैसे ही टूर कराया है, नर्स ने हर एक यूनिट के बारे में दिखाया, तो वो क्या होते हैं उस टाइम ड्यूरेशन पे हॉस्पिटल सेटिंग से अवेयर हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं। गिव चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द फैमिलियर विद द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है इसमें जब भी हम पेशेंट को फैमिलियर करा रहे हैं, जिससे हर एक इन्वायरमेंट से जो भी हॉस्पिटल की सेटिंग है उसको अच्छे से जान ले, समझ ले, जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है उसके बारे में भी वो अंडरस्टैंड कर पाए। Introduce the children to hospital staff including the nurses, head nurses and the supervisor। इंट्रोड्यूस कराना है बच्चे को, फैमिली मेंबर्स को, कौन कौन से नर्सेस हैं, कौन कौन से सुपरवाइजर हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, अदर हेल्थ केयर वर्कर से भी, जिससे जो भी बच्चे के अंदर जो भी स्ट्रेंजर फियर है वो रिड्यूस हो पाएगा। और बच्चे देख के अगर कोई भी सैंपल लेने आ रहा है तो उनको देख के डर नहीं जाएंगे, वो अच्छे से नॉर्मलाइज रहेंगे। ऐसा होगा कि हाँ ये उनको जानते हैं, ये नोन है। तो एंजाइटी और फियर लेवल बच्चे के अंदर से रिड्यूस होगा, शाइनेस नेचर भी बच्चे का जाएगा। प्री हॉस्पिटल काउंसलिंग बाय द पेरेंट्स, पेरेंट्स के थ्रू क्या प्री मतलब हॉस्पिटलाइज होने से पहले क्या काउंसलिंग देनी है। प्री हॉस्पिटल काउंसलिंग बाय द पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड फीलिंग बेटर एंड कैन रिड्यूस द एंजाइटी एंड इंक्रीज कॉन्फिडेंस। पेरेंट्स को हमें टीच करना है कि जो भी इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले पेरेंट्स को तो काउंसिल करना कि उन्हें बताना है कि उनके बच्चे का क्या साइकोलॉजिकल स्टेटस है, क्या वो फिजिकली फील कर रहे हैं, इमोशनली फील कर रहे हैं, और किस तरीके से वो कोप अप कर पाएंगे अपनी कंडीशन के साथ में, उन्हें बच्चे के साथ में कैसे डील करना है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या फिर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और उन्हें किस तरीके से बच्चे के साथ में डील करना है। इन सारी बातों के बारे में पेरेंट्स को एजुकेट करना है, जिसके थ्रू पेरेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, वो अपने बच्चे को अच्छा केयर भी डिलीवर कर पाएंगे हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पर। रोल ऑफ द नर्स इन कैरिंग हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन। अभी जो बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है, नर्स आपका क्या रोल है। सबसे पहले तो हमने देखा था कि हमें क्या करना है, बच्चे को टूर कराना है, जो भी सेशन है उसको एस्टैब्लिश करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। इसी के साथ साथ बच्चे का जो भी नीडेड है, इक्विपमेंट जो भी नीडेड है हॉस्पिटलाइज होने से पहले, वो सारे हमें बेड साइड में अरेंज करके पहले से ही रखने हैं। नर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन हेल्पिंग चिल्ड्रन एंड द फैमिली मेंबर कोप विद द स्ट्रेस ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन। नर्स क्या है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि फर्स्ट लाइन सोर्स क्या है, फ्रंट में कौन होता है डिलीवर करने के लिए, नर्सेस ही होती हैं। नर्स कैन प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट एंड द गाइडेंस टू द फैमिलीज, स्पेशली व्हेन द पेरेंट्स आर अनएजुकेटेड, अनक्लियर अबाउट द हॉस्पिटल प्रोसीजर। नर्स क्या प्रोवाइड करती हैं, बच्चे को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है उस टाइम पे जब भी उनके पेरेंट्स अगर अनएजुकेटेड हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, या फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। तो इस टाइम पीरियड पे नर्स एज अ पेरेंट्स रोल प्ले करते हैं कि जो भी बच्चे की इमोशनल नीड है उससे वो मीट कर पाएँ, बच्चे को अंडरस्टैंड करा पाएँ, साइकोलॉजिकली उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें मोटिवेट भी करें। नेक्स्ट हम देखेंगे केयर ऑफ द इन्फेंट। अभी ये डिवाइड हो जाता है अलग अलग पार्ट में, इन्फेंट में, टॉडलर में, प्री स्कूलर में एंड द स्कूलर में। तो क्या क्या एज अ नर्स हमें केयर प्रोवाइड करनी है इन्फेंट बेबी को। द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू encourage द पार्टिसिपेशन ऑफ द पेरेंट्स इन मीटिंग द फिजिकल एंड द इमोशनल नीड ऑफ द इन्फेंट। अभी जो इन्फेंट बेबी होते हैं 0 to 1 year ओल्ड बेबी जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा अपनी मदर के ऊपर डिपेंड होते हैं केयर के लिए। तो उन्हें क्या करना है, जो भी उनके पेरेंट्स हैं, उनकी जो मदर हैं, उन्हें इन्वॉल्व करना है बच्चे को केयर डिलीवर करने के लिए। तो जब भी बच्चे की मदर बच्चे के पास में होंगी, बेबी के पास में होंगी, तो बेबी क्या फील करेगा, सेफ एंड सिक्योर फील करेगा। जो भी प्रोसीजर हमें उनके ऊपर परफॉर्म करना है हम इजीली कर पाएंगे उनके पेरेंट्स की प्रेजेंस में होते हुए। इसी के साथ ही साथ बच्चे अच्छा सा रिस्पॉन्स भी करेंगे, और पेरेंट्स को भी जब हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करें, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि किस तरीके का केयर हम इस हॉस्पिटल में बच्चे को डिलीवर कर रहे हैं। नर्स कैन मेक अ पेरेंट्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन। नर्स किस किस में पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जब भी हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मेडिकेशन को ओरली दे रहे हैं उस टाइम पर। परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हैं तो उस टाइम पे मतलब की जो मदर है वो मदद कर सकते हैं इस बात के लिए कि बच्चे को कौन सा पोजीशन देना है, किस पोजीशन में उन्हें मूव करना है, उनके हैंड को होल्ड करना है, या फिर उन्हें
वो उनकी पोजीशन को चेंज करना, तो इस चीज़ के लिए जो भी पेरेंट्स हैं, वो नर्स की मदद कर सकते हैं पेशेंट को डिलीवर करने के लिए केयर। फीडिंग द इन्फेंट, अगर इन्फेंट बेबी है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर होंगे, तो मदर बच्चे को फीड करा सकते हैं हाइड्रेशन रखने के लिए, उनकी न्यूट्रिशन जो भी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए भी। दिस हेल्प द पेरेंट्स प्रिपेयर फॉर द पोस्ट हॉस्पिटल केयर। इसके थ्रू क्या होगा, पेरेंट्स किसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, अगर नर्स जो है हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं बच्चे को केयर प्रोवाइड करने के लिए, तो आफ्टर द हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के बाद में पेरेंट्स प्रिपेयर होंगे कि उन्हें क्या मेडिकेशन देनी है, किस तरीके का बेबी को केयर देना है, किस तरीके से बेबी को डील करना है। तो इन सारी बातों का जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, ये पेरेंट्स को मिल पाएगा अगर पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन में नर्स के साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस टाइम पर। नेक्स्ट हम देखेंगे केयर ऑफ द टॉडलर। टॉडलर बेबी को क्या केयर की नीड होती है हॉस्पिटल में। फोकस ऑन द मेंटेनिंग द टॉडलर्स ट्रस्ट इन द पेरेंट्स। टॉडलर के ट्रस्ट के ऊपर फोकस करना। अभी 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मेच्योर होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं और उन्हें चीजें समझ में आ रही होती हैं। उनके साथ भी क्या हो रहा है, इन्फेंट क्या है, उन्हें तो बेड पे लिटा दिया, वो बस रो ही सकते हैं, इधर उधर जा तो नहीं सकते, बट इन्फेंट क्या है, उठ के भागते हैं उधर। तो अगर उनके आईवी फ्लूइड लगा हुआ है तो उनके हाथ को होल्ड करके रखना भी बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इस टाइम पीरियड पे फोकस करना उनकी हेल्थ के ऊपर, और सबसे ज्यादा तो उनकी ट्रस्ट को बिल्डअप करना है नर्स के ऊपर। अगर उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा अच्छे से तो नर्स इजीली बच्चे को मतलब हैंडल कर पाएंगे। हेल्प द चाइल्ड एक्सप्रेस द एंगर एंड द फ्रस्ट्रेशन। अगर बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, एंगर है उनके अंदर, तो उन्हें हेल्प करना है कि वो अपनी फीलिंग को, जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, उन्हें बताएं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसे निकालिए, उसे रिग्रेस करके मत रखिए। अलाउ द फ्रीक्वेंट विजिट फ्रॉम द पेरेंट्स टू प्रिवेंट द डेप्रिवेशन ऑफ द लव एंड द अफेक्शन। टाइमली क्या करना है, एक टाइम ड्यूरेशन को सेट करना है, शेड्यूल को सेट करना है, जिसके थ्रू जो भी पेरेंट्स हैं बच्चे से टाइमली आके मिलते रहें, तो बच्चे के अंदर जो भी सिक्योरिटी है वो बनी रहेगी, लव बना रहेगा, अफेक्शन बना रहेगा पेरेंट्स को लेकर कि हाँ उनके मम्मी पापा उनसे मिलने आ रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा है। तो ये नीड होती है टॉडलर बेबी की जब भी वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। इनकरेज द पॉजिटिव बिहेवियर। पॉजिटिव बिहेवियर के लिए बेबी को इनकरेज करना है कि कैसे उन्हें पार्टिसिपेट करना है, कैसे उन्हें इंगेज करना है हॉस्पिटल सेटिंग में ट्रीटमेंट के टाइम पर। Depending on the child condition, encourage the play and the physical activity to the promote autonomy and the security. Depending upon the child, child के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि क्या नीड है, वो खेलना पसंद कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, वो किसी और एक्टिविटी में वो इंगेज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेबी को ड्राइंग करना बहुत पसंद है, या फिर सिंगिंग बहुत पसंद है, डांसिंग पसंद है, तो इन सारी चीज़ों में भी हम बच्चे को इंगेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो भी इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड करा जा रहा है वो उनके लिए फ्रेंडली हो, वो अच्छे से इंगेज कर पाए, वो फ्रस्ट्रेट ना हो या फिर उनमें एंजाइटी का लेवल ना बढ़े। नेक्स्ट हम देखेंगे केयर ऑफ द प्री स्कूलर। प्री स्कूलर बेबी को हम किस तरीके का केयर देते हैं। इफेक्ट ऑफ द सेपरेशन एंड द एंजाइटी। बच्चे के अंदर एक इफेक्ट होता है इस बात का कि वो अपने पेरेंट्स से क्या है या फिर अपने सिबलिंग से क्या है, वो दूर है, सेपरेटेड है, तो उनके अंदर ये लीड करता है एंजाइटी को। एंड प्री स्कूलर एक्सपीरियंस द लेस एक्यूट सेपरेशन एंजाइटी देन द टोडलर। टोडलर में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है एंजाइटी की या सेपरेशन की, बट जो प्री स्कूलर बेबी होते हैं उनमें ये इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। दे स्टिल फील मोर सिक्योर इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स। बच्चे क्या है अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में बहुत सिक्योर फील करते हैं, उन्हें लगता है कि मम्मी पापा पास में तो सारी चीजें क्या है एकदम से ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेंटेन द कंसेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड द प्री स्कूलर। कांस्टेंट जो भी हमारा जो आईपीआर है नर्स को रेगुलर फॉर्म में मेंटेन करके रखना है प्री स्कूलर बच्चों के साथ में भी और पेरेंट्स के साथ में भी। अलाउ द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग थ्रू द प्ले एंड द टू कोप विद द ट्रॉमा एंड द हॉस्पिटलाइजेशन। अगर बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेट है, टेंशन में है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है, एंजाइटी में है, फियर में है, तो उन्हें इंकरेज करना है कि इस चीज को वो कैसे कोप अप कर सकते हैं, प्ले एक्टिविटी में, रिक्रिएशनल एक्टिविटी में इंगेज होते हुए। ये एक आउटलेट का काम करता है, थेरेपेटिक रोल का प्ले करता है प्ले, जिसके थ्रू उनका जो हेल्थ है वो अच्छे से नॉर्मलाइज हो सकता है, प्रमोट भी हो सकता है। encourage the participation in the self care activity if possible। प्री स्कूलर बच्चे हैं, अच्छे से टॉयलेट ट्रेनिंग उन्हें आता है, अपनी जो भी नीड है, बेसिक नीड है, वो उन्हें अच्छे से कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो उन्हें उसमें एंगेज कर सकते हैं कि वो अपने लिए जो भी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जो भी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं उसको वो कर सकते हैं, उन्हें एनकरेज करना चीजों को करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे केयर ऑफ द स्कूल एज चिल्ड्रन। स्कूल एज चिल्ड्रन को किस तरीके की केयर की नीड होती है। स्कूल एज चिल्ड्रन में व्यू हॉस्पिटलाइजेशन एज अ पनिशमेंट। अभी स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उन्हें पनिश कर दिया गया, ये उनके लिए पनिशमेंट है जब वो
हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो उनकी इस वाली जो भी टेंडेंसी है उसको रिमूव करना है, उनको बताना है, रिड्यूस करना है कि उन्हें कोई भी पेरेंट्स ने उनके पनिश नहीं किया है, वो बीमारी है, इस वजह से आपको हॉस्पिटल में थोड़ी टाइम के लिए रखा गया है। ट्रीटमेंट के बाद में फिर आपको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। Loss of the control and the independence is our difficulty to expect of the hospitalization for them. उनका कंट्रोल जो होता है वो बिल्कुल से वो खो देते हैं और उन्हें कंट्रोल करना बहुत सारी चीज़ें ये एस्पेक्ट में देखने को मिलती है जब भी जो स्कूल एज के गोइंग बच्चे होते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं इस टाइम पे। Encourage the activity like the watching TV, reading the books to distract from the boredom. इसमें क्या होता है अगर बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं तो उन्हें हम एंगेज कर सकते हैं टीवी दिखा के या फिर किसी रिक्रिएशन एक्टिविटी में उन्हें एंगेज करके, इससे अगर वो बोर हो रहे हैं तो उस चीज़ से वो कोप अप कर पाएँ। प्रोवाइड द प्राइवेसी ड्यूरिंग द केयर, अगर बच्चे को केयर प्रोवाइड करा रहे हैं, स्कूल एज के बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं तो उन्हें प्राइवेसी मेंटेन करना है। गर्ल्स है तो सबसे ज़्यादा इंकरेज द एक्टिविटी पार्टिसिपेशन इन द ट्रीटमेंट एंड द सेल्फ केयर। अगर बच्चे बड़े हैं, अपनी चीज़ों को अच्छे से कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना है, अपनी सेल्फ केयर के लिए उन्हें एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि उसमें वो पार्टिसिपेट करें। अलाउ द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर फियर एंड द डाउट। अगर उनके अंदर कोई भी फियर है या फिर डाउट है तो उन्हें एनकरेज करना है कि अपने एक्सप्रेस करें जो भी फियर या फिर उन्हें जो भी डर लग रहा है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से लेके, तो उसके बारे में उन्हें डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे केयर ऑफ द अडोलसेंट। अंडरस्टैंड द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द एडोसेंस का जो इफेक्ट होता है हॉस्पिटल को लेके वो डिफरेंट होता है। उनके साथ डीलिंग थोड़ी सी इजी होती है इन कंपैरिजन टू द इन्फेंट टोडलर एंड द स्कूल कोई बच्चे। जो भी बच्चे होते हैं उनके साथ में हम अच्छे से डील कर सकते हैं एडोसेंस एज के साथ में, बस उनका जो लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग है, उन्हें समझने की नीड है, मैच्योर हो जाते हैं, इनफली इमेच्योर हो जाते हैं और जो भी हॉस्पिटल सेटिंग में प्रोसीजर होता है वो अच्छे से उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं। इनकरेज द पार्टिसिपेशन इन देयर ट्रीटमेंट प्रोग्राम। जो भी उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हें इन्वॉल्व करेंगे। प्रोवाइड केयर दैट द रिस्पेक्ट देयर नीड टू फॉर द इंडिपेंडेंस। अभी बच्चे इसमें क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, हर एक चीज़ को वो अपने आप से कर लेते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। तो इंडिपेंडेंटली उन्हें क्या करना है, चीज़ों को करने के लिए मोटिवेट करना है। यूज अ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टू हेल्प द एडोलसेंट एक्सप्रेस देयर फियर एंड द एंजाइटी। एडोलसेंट बच्चे क्या होता है, अच्छे से बातचीत कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो बातों में नर्सेस क्या कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुन सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए बेटर सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Provided needed information and the reassurance and the encourage to promotion self care and the independence। इसी के साथ ही साथ सेल्फ केयर के लिए और इंडिपेंडेंटली रिएक्ट करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना है, प्रमोट करना है, ताकि जो भी केयर उन्हें प्रोवाइड करी जा रही है वो उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करें और उस प्रोसीजर में जो भी नर्स परफॉर्म कर रहे हैं उसको लेकर अच्छे से रिस्पॉन्स करें, जिसके थ्रू उनका रिकवरी भी अच्छा हो और उन्हें पता हो कि ये मेडिकेशन दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं, वाला प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है तो किस लिए किया जा रहा है। तो इससे वो उनका जो हेल्थ होगा वो अच्छे से और भी जल्दी इम्प्रूव होगा। लास्ट क्या, हेल्प एडोलसेंट मेंटेन अ सेंस ऑफ द कंट्रोल एंड द इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन। सपोर्ट देयर डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ केयर स्किल। जो भी उनके सेल्फ केयर स्किल्स हैं उसको प्रमोट करना है, डेवलप कराना है, इंकरेज करना है इन चीज़ों के लिए। और जो उतना भी प्रोसीजर है हॉस्पिटल टाइम में रूटीनली जो भी चेकअप कर रहे हैं उसके बारे में टाइमली उन्हें इन्फॉर्म भी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इस एज के लिए, कि जो भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें प्राइवेसी देना इम्पोर्टेंट है। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक। हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा था कि हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप के साथ में हमने इसको डील करा है, इसकी गाइडलाइंस क्या होती हैं और डिफरेंट होता है अडल्ट एंड द चिल्ड्रंस में, और उनके साथ में डीलिंग भी एज अ नर्स हमें किस तरीके से रोल प्ले करना चाहिए, एज अ नर्स हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस करा था। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलिए। थैंक यू क्लास।